नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास, कल मैंने आपको ग्रामश्री कविता के बारे में बताया था, कविता पढ़ाई थी। इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। इनका परिचय मैंने आपको कल बता दिया था। कुछ शब्दार्थ है, इसके अलावा शब्दार्थ मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। मैं इस कविता के आधे भाग को कल पढ़ा चुकी हूँ, आधा भाग जो शेष बचा है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इस कविता में हमने पढ़ा था कि कवि ने ग्राम्य प्रकृति का अर्थात गांव का जो वातावरण होता है, अलग अलग मौसम में कैसा कैसा वातावरण होता है, उस वातावरण के बारे में हमें बताया। तो कवि ने गांव के वातावरण का बड़ा ही मनोरम और सुंदर ढंग से प्रयोग किया है यहाँ पर, और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि हर मौसम में गांव का वातावरण कैसा होता है। जब 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 मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार वहाँ का वातावरण भी बदलता है। खेतों में नए नए फूल लग जाते हैं, नई नई फसलें उगती हैं, नई नई सब्जियों की फसलें उगती हैं। तो अलग अलग जो वातावरण होता है उसके बारे में कवि ने हमें बताया था। तो आज हम और पढ़ेंगे कि कवि हमें क्या बता रहे हैं। मीठे पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितिया पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओसेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का वर्णन करते हुए हमें कहता है कि अब मौसम वसंत ऋतु के बाद, आपको मैंने कल बताया था कि वसंत ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, कोयल की कूक सुनाई देती है, मीठे मीठे आम के फल पकते हैं। तो इसी प्रकार से उसके बाद का जो मौसम होता है उस समय कवि हमें बता रहा है कि पेड़ों पर जो अमरूद के फल हैं वो भी पीले पड़ गए हैं, पक गए हैं। अर्थात पीला पड़ना यानी अमरूद जब फल पौधे पर आता है तो वो हरा होता है, कच्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पकने लगता है तो वो पीला रंग ले लेता है, और पीला होने के पक जाने के कारण उस पीले रंग के ऊपर लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा मीठा लगने लग गया है। साथ ही बेर के फल भी पक गए हैं, तो बेर भी पकने के कारण हल्के सुनहरे हो गए हैं और बहुत ज्यादा उनका स्वाद जो है मधुरता लिए हुए हैं। कवि कहता है कि आंवले के पेड़ पर जो आंवले की डालियां हैं वो फलों से लद गई है, अर्थात आंवले के फल से वो लद गई हैं, और चारों ओर खेतों में चारों ओर पालक लहलहा रहा है, तो वही हरा धनिया भी अपनी सुगंध पूरे वातावरण में फैला रहा है। उसी तरह आसपास में खेतों में लौकी और सेम की फलियों की जो बेलें हैं वो बेलें भी चारों ओर फैल चुकी हैं, और सेम की फलियों से वो बीज भी सूर्य की किरणों से चमक रहे हैं। उधर लाल टमाटर जो है वो बिल्कुल लाल रंग के हो गए और बिल्कुल उनका जो लाल रंग है वो मखमली रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कवि कह रहा है इतना सब कुछ तो हो गया है, और मिर्ची के पौधे, मिर्ची भी कोई पीछे नहीं रही है, मिर्ची के पौधों पर भी मिर्ची के जो गुच्छे हैं वो इस प्रकार से लटक रहे मानो कोई किसी ने थैली भर भर के गुच्छिया मिर्ची को लटका दिया है। अब कवि कहता है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। अब कवि कहता है कि गंगा की रेत, आप सभी को पता है गंगा के किनारे पर बालू की रेत होती है, बिल्कुल बारीक रेत होती है, तो सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वो बालू की जो रेत है वो सतरंगी हो गई है, अर्थात उसमें 7 तरह के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, और हवा के कारण उस बालू में लहरें बन गई, अर्थात उस बालू में आड़ी तिरछी लहरें बन गई हैं। तो ऐसा लग रहा है उन लहरों को देखकर मानो उस रेत पर अभी अभी कोई सांप रेंग कर गया हुआ हो, और गंगा के किनारे पर जो बगुले हैं, यानी जो सफेद रंग के जो पक्षी होते हैं जो पानी में मछलियां खाते हैं, बगुला, तो बगुला भी अपने कंगी रूपी जो हाथ हैं, जो उनके जो अंगुलियां हैं कंगी के समान, उन अंगुलियों से अपने बालों को संवारते हैं और अपनी कलंगी को भी संवार रहे हैं। तो वही चकवा पक्षी गंगा के जल में तैर रहे हैं, और मगरोठी जो चिड़िया है, एक प्रकार की चिड़िया होती है, मुर्गा भी चिड़िया बोलते हैं इसको, मुर्गा भी पक्षी भी बोलते हैं, तो मगरोटी चिड़िया जो है वो गंगा के किनारे रेत पर पड़ी हुई है। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में खोए, मरकत मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलब नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता मन जनमन। अब कवि खेतों में छाई हरियाली को देखते हुए कहते हैं कि ये हरियाली हंसती हुई सी दिखाई दे रही है, और शीत ऋतु में तो खेतों को देखकर और भी मन हर्षित हो जाता है। शीत ऋतु में खेतों की हरियाली को देखकर और भी मन हर्षित हो जाता है।
वो मन को सुख प्रदान करती हैं। और उस समय रात में ओस छाई रहती है, जब रातें ठंडी होती है, आप सभी को पता है शीत ऋतु में रातें ठंडी होती हैं और ओस की बूंदें गिरती हैं, तो उन ओस की बूंदों से ऐसा लग रहा है कि जो रात का अंधेरा है वो अंधेरा भी भीग सा गया है। और रात के अंधेरे में जो तारे टिमटिमा रहे हैं आसमान में, उन तारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी सब सपनों में सोए पड़े हैं। अब कवि कहता है कि जो हरियाली से ढका हुआ पूरा गांव दिखाई दे रहा है, उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने हीरे पन्नों से भरा हुआ डिब्बा खोलकर रख दिया है, ऐसी गांव की हरियाली प्रतीत हो रही है। अब कवि कहता है, अतः कवि कहता है कि शीत ऋतु की समाप्ति के कारण लोगों के मन में एक प्यार भरी अनोखी सी शांति दिखाई दे रही है। ऐसा कवि ने बड़ा ही सुंदर गांव की वातावरण का मनोरम वर्णन किया है, जिसको देखकर मन हर्षित होता है और पढ़कर भी मन में गांव के वातावरण के बारे में अच्छे अच्छे भाव जागते हैं। बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता के प्रश्न आपको मैं भेजूंगी, जिसके उत्तर करके आपको मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।